इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना और संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आज से रोक लगाई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा सकता है यह बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है। यह कहा गया है जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का हक है और इससे पर रोक लगी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आया है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा सकता है एक बड़ा झटका, क्या समझे इस फैसले को? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय चुनावी प्रक्रिया और भारतीय लोकतंत्र के लिए, इसलिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया था तब से इसको लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे कि किस तरह से तमाम कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं वो चंदा देते हैं और उस चंदे का किस तरह से मिसयूज हो सकता है और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसी तरह की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी, इस आधार पर कही गई थी कि जो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो स्कीम था, उस स्कीम में कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा दे सकता था और उस कौन चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, उसमें गोपनीयता का प्रावधान था। सरकार इस योजना का बचाव कर रही थी, ये कहते हुए कि ये योजना चुनाव प्रबंधन में, देश के चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से चंदा देने की एक प्रक्रिया है। लेकिन इस आधार पर इसका विरोध किया जा रहा था कि इसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है कहीं न कहीं भविष्य में भ्रष्टाचार की तरफ जाता है, ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि चुनावी प्रक्रिया जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गोपनीयता का प्रावधान है वो गलत था और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उनको पैसा कहां से आता है, उनका पैसा उनको कौन पैसा देता है, उनकी फंडिंग कहां से होती है। ऐसे में गोपनीयता का जो प्रावधान है वो गलत था। और इन तमाम आधारों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि सरकार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते थे, और भी तरीके हो सकते हैं, केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ही तरीका नहीं है जो चुनाव में धनबल को रोकने के लिए काफी है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति फैसले में यह कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम असंवैधानिक है और इस तरह से स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, उसे रद्द कर दिया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीदा जा रहा था, स्कीम में यह प्रावधान था। तो कोर्ट ने भी कहा है कि अब तक जितने भी डोनेशंस गए हैं, जो भी बॉन्ड खरीदने के बाद किसके कितना फंड खरीदा है, इसके बारे में एसबीआई तमाम जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। तो इसको अगर इस तरह से कहे कि देश की लोकतंत्र के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि आरोप गंभीर थे। आरोप यह था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो सत्ता में है उसे ही मैक्सिमम चंदा मिल रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी कॉरपोरेट ग्रुप उसी को चंदा देता है जिसको जीतने की का अंदेशा होता है, उसे भरोसा होता है। और ऐसे में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आंकड़े हैं, बताते हैं कि एक ही पार्टी यानी बीजेपी को ही सर्वाधिक फंड मिल रहे थे। तो सेटबैक है केंद्र सरकार के लिए, सेटबैक है बीजेपी के लिए। और इस तरह से कहें, और एक बात और मैं कह दूं कि जब से फैसले की कल शाम से हमने हम खबर चला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला सुनाने वाला है, बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे और बहुत लोगों का अनुमान था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस तरह का फैसला नहीं दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चौंका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम संविधान के खिलाफ है। तो इस तरह से ये बीजेपी के लिए भी सेटबैक है, सरकार के लिए सेटबैक है। और निश्चित तौर पर जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, जो ये बातें कह रहे थे कि चुनावी चंदा की स्कीम है वो एक ही पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंडरलाइन किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर, और चुनाव के पहले इस तरह से फैसला आना अपने आप में बड़ी बात है। आप प्रभाकर, इससे यह भी तय है कि आने वाले वक्त के लिए एक पारदर्शिता जरूर आ जाएगी, क्योंकि अब ये समझिए कोर्ट का भी ये मानना है कि देखिए जनता को हक है जानने का कि कहां से कितनी फंडिंग होती है।
देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो नागरिकों को जो जानने का अधिकार है, राइट टू नो, और अनुच्छेद 19(1) में जो अधिकार है वहां पर उस दोनों के खिलाफ है। और एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि अटॉर्नी जनरल जो सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात कही थी कि नागरिकों को जानने का अधिकार तो है लेकिन सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। और इस आधार पर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के गोपनीयता के प्रावधान का बचाव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अटॉर्नी जनरल के उन दलीलों को खारिज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने जो बात कही थी, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी ने जो बात कही थी कि नागरिकों को जानने का अधिकार है लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड किसको जा रहा है, किसके लिए, सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उसे नहीं माना है। यह छोटी बात नहीं है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, जो एक ऐसा पद होता है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी जाकर संसद को संबोधित करता है। सुप्रीम कोर्ट को के जजों को किसी मामले में राय लेनी होती है तो अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है। सरकार को किसी क्रूशियल मामले में कोई संवैधानिक संकट की स्थिति में राय लेनी होती है तो अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती है। और उसी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कही वो बात कही जो सरकार के पक्ष में थी कि गोपनीयता का जो प्रावधान है इलेक्टोरल बॉन्ड में वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हालांकि ये बात उन्होंने ऐसे नहीं कही है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की उन दलीलों को, सरकार के उन दलीलों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। अगर उनको यह जानने का अधिकार है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से आता है यह जानने का अधिकार है। क्योंकि अगर वोटर को यह पता नहीं होगा कि वो कहां वो जिस पार्टी को वोट दे रहा है उसको पैसा कहां से आता है तो उसके साथ अन्याय होगी। दूसरी बात, कोर्ट ने एक बात और कही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी आज अगर कोई कॉर्पोरेट ग्रुप, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है तो कल को वो पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है तो क्विड प्रो को होता है कि बदले में काम कराना, बदले में अपने मन माफिक नीतियां बनवाना, अपने फेवर में कोई फैसले लेना, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम आधारों पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है। बिल्कुल प्रभाकर, जानना यह चाहेंगे, अगर तकनीकी रूप से समझे, आज से ही तत्काल प्रभाव से बंद करने की बात कही गई है तो क्या कब से लागू हो जाएगा, कैसे समझे इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गलत है, असंवैधानिक है, तो अब इसके बाद से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होगा। तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए। जो स्कीम थी उस स्कीम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट ग्रुप कितने का भी चंदा बॉन्ड खरीद सकता था, उसके लिए प्रावधान थे। एसबीआई से बॉन्ड खरीदा जाता था और अपने मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा देता था। उसमें एक प्रावधान था कि किसने चंदा दिया है उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मतलब ये कि आपने किसी को चंदा दिया है तो कोई और किसी को पता नहीं होगा कि किसे दिया गया है चंदा। और इस बात का इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सरकार ने कहा कि अगर ये किसी को जानकारी नहीं है, इसीलिए चूंकि प्रावधान है कि किसी के पास जानकारी नहीं है, तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो कहीं ना कहीं जो डोनर्स हैं उनके पक्ष में है, डोनर को बचाता भी है। वहां पर तब ये बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये कहना तो ठीक है लेकिन चंदा अगर कोई दे रहा है तो बैंक को पता है कि किसे दिया जा रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि किस आदमी ने चंदा दिया है, तमाम एजेंसियों को पता है कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया है। ये तो केवल उन लोगों को नहीं पता है जो सरकार में नहीं शामिल है, जो सिस्टम में नहीं शामिल है। ऐसे में ये व्यवस्था है पारदर्शी नहीं है, ये व्यवस्था एक तरफा है। तो ये तमाम जो आर्गुमेंट्स थे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। इसे आम आदमी की भाषा में समझिए कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रही हैं उसको और कौन कौन पार्टियां चंदा दे रही हैं और जो कौन कौन कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो चंदा दे रहे हैं, और वो जो चंदा दे रहे हैं
वो किस तरह से हैं? क्या वो देश के बारे में सोचने वाले हैं या केवल वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट ही देख सकते हैं? हो सकता है कि आपने एक मन बना रखा हो कि आपको ऐसे पार्टी को चंदा देना है जो केवल सरकार के बारे में सोचती है। आप ये सोचिए कि ऐसे पार्टी को चंदा देना है जो किसी कंपनी विशेष को विशेष फायदा देने के लिए काम नहीं करेगी। और अगर आपको ये जानकारी ही नहीं हो और जिसे आपने चंदा दिया, जिसे आप वोट दे रही हैं, वही पार्टी उसी कॉर्पोरेट ग्रुप से पैसा ले रहा है, तो फिर तो आपके साथ धोखा हुआ, छल हुआ। तो ये कोर्ट ने माना है कि जानने का अधिकार सबको है। अनुच्छेद 19(1)(a) में भी जानने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो संविधान के खिलाफ थी। इस समय मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाया है। कल से लोग अनुमान लगा रहे थे, हम कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले से लोग कह रहे थे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही थी कि कुछ नहीं होने वाला है, सबको पता है फैसला क्या आने वाला है, मतलब ये फैसला नहीं है, इस तरह का फैसला नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, ये कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम गलत है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो जिसे वोट दे रहे हैं उनके पास, उस पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, कौन चंदा दे रहा है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया है। अब बात आती है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। कहा यह जाता है, आरोप यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता में जो मौजूद सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसको ज्यादा चंदा मिलता है और उस पैसे का चुनाव में बेजा इस्तेमाल किया जाता है, सरकारों को बनाने बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, सांसदों विधायकों को के खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के आरोप लग रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, तो वो सरकार में जब वो पार्टी आएगी तो वो जिसने चंदा दिया है वो भविष्य में अपने अनुकूल नीतियां बनवाएगा, अपने मुताबिक काम कराएगा। जाहिर सी बात है कि वो जनता के हित में नहीं होगी, वो देश के हित में नहीं होगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है, चुनावी प्रक्रिया के लिए अच्छा है, ऑपोजिशन के लिए भी अच्छा है, तमाम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अच्छा है। इसलिए कि अगर चुनाव में आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं, एक छोटी पार्टी के लिए पास पैसा नहीं है और किसी के पास बहुत पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि आप चुनाव उसी समय हार जाते हैं जब सामने वाले पार्टी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो साफ साफ स्पष्ट है कि वो उसी पार्टी के तरफ ज्यादा जाते हैं जो सत्ता में गई है। ये चूंकि इस सरकार के आने के बाद, बीजेपी सरकार के आने के बाद ये योजना आई थी, 217 में विधेयक आया था, 2018 में लागू की गई थी। और उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि 80% के आसपास जो डोनेशन गया है वो एक ही पार्टी को गया है, वो बीजेपी को गया है। और इसी आधार पर इसे चुनौती दी गई थी। और यह भी था कि इसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है कि कौन किसे दे रहा है, कौन किस पार्टी को दे रहा है। यहां एक बात और इसमें मैं दर्शकों के समझने के लिए बता दूं कि एक ऐसा मामला जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह चुका था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ठीक नहीं है, चुनाव आयोग जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग भी इसके पक्ष में नहीं था। चुनाव आयोग भी यह कह चुका था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ठीक नहीं है। सरकार बचाव कर रही थी, सरकार दुहाई दे रही थी कि इसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है यही तो इसकी जान है। और ये चुनाव में जो धन का जो भ्रष्टाचार है या काले धन का जो पहले आता था, उसको रोकने के लिए स्कीम लाई गई है। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए और तमाम चीजें हो सकती हैं, तमाम नीतियां लाई जा सकती हैं।